Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से यह 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। यूनिट सेकंड में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था गणित एवं संज्ञानात्मक विकास। गणित में संज्ञानात्मक विकास क्या है, इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जीन पियाजे के जब संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो आप लोगों ने सीडीपी में बाल विकास में देखा होगा जीन पियाजे का नाम। उन्हीं के अनुसार उन्होंने 4 स्टेज के बारे में बताया था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इन दोनों चारों स्टेजों में हमें संज्ञानात्मक बात केवल गणित में पढ़ना है। केवल 2 ही स्टेज की चर्चा करेंगे, प्री संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें हम लोग ने कल प्री संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में चर्चा किया था, जिसका एज 2 से 6 वर्ष के बीच में। और लास्ट में वीडियो स्किप हो गया था, उसके लिए सॉरी। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जिसकी वीडियो हुआ था अचानक उसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। आज हम देखेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बालकों में संज्ञानात्मक विकास, गणित की समझ कैसे होती है, क्या होती है, इसकी बात हम देखेंगे। हम लोगों ने कल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बालक हैं उनमें संरक्षण का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी की मतलब परिवर्तन का सिद्धांत, ये सब बातें नहीं होती थी। कोई भी लाइन रो है, स्कैलर लाइन है, कोई लाइन में स्कैलर रख दिया जाए, कोई वस्तु फैला करके और काउंटर में उतनी ही हो और उसको ही वस्तु पास में रख दिया जाए तो जो वस्तु स्कैटर्ड है रो में, बच्चा उसे ज़्यादा समझ जाएगा और बच्चा जो लाइन में पास में है उसको बच्चा छोटा समझ जाएगा। जैसे प्याला का एग्जांपल भी हम लोगों ने कल लिया था, कप में चाय और ग्लास में चाय। कप वाला चाय बच्चा कम मान जाएगा, ग्लास वाला बड़ा वाला चाय कहेगा अधिक है। इसका मतलब शेप चेंज होने पर उसके दिमाग में जो समझ बनी वस्तु के प्रति बदल जाती थी। आज उसी कड़ी में आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की परिकल्पना के आधार पर हमें अपेक्षा करते हैं कि बच्चा जब 6 से 7 साल, इसकी एज जो है 6 या 7 साल से स्टार्ट होकर के 11 साल तक चलती है। बच्चा अब ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज है 6 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। इन्होंने जीन पियाजे की बात किया, उन्होंने कल्पना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि बच्चे 6 से 7 साल तक जो छोटा बच्चा है छोटे छोटे कंकड़ों या पत्थरों से कोई खेल खेल रहा है। खेलते खेलते खेल में उन्होंने अचानक उस स्टोन्स को एक लाइन में जमा कर दिया। इसका मतलब कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसके सामने बना रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइनली 10 हो गया। अब बच्चा जब एक लाइन में एक रो में उसे पुटअप कर दिया, लेफ्ट साइड से पहले काउंट किया, लेफ्ट साइड से काउंट करने के बाद 10 आया। फिर इसी को बच्चा ने राइट साइड से काउंट किया, फिर इसके 10 आया। बड़ा कंफ्यूजन हुआ। फिर उन्होंने लेफ्ट साइड से काउंट किया 10, फिर राइट साइड से किया 10। बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब इस हैरानी हो गई, गिनती में 10 ही आ रहे हैं। फिर उसने एक सर्कल में पुटअप कर दिया। सर्कल में पुटअप कर देने का मतलब इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, ऐसे कैसे आया। अब बच्चा जब इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, आप देखेंगे हम चाहे क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में
और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। दोनों दिशाओं से बच्चा ने जब काउंट किया तब भी 10 आया। अब बच्चा जब इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, सर्कल में करने के बाद वामावर्त फिर दक्षिणावर्त से गिना, तो उसे जानकर बड़ा खुश हुआ। चाहे जैसे भी किया जाए वह हमेशा संख्या 10 ही रहेगी। बच्चे ने इस तरह से खोज कर ली कि किसी भी वस्तु का आकार और उस बदल देने पर, प्लेस बदल देने पर उस संख्या नहीं बदलती, संख्या वही रहती है। यही संरक्षण का सिद्धांत है। और वह प्रक्रिया में धीरे धीरे पारंगत हो जाता है, अपनी समझ बना लेता है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ, पूरा इंटीग्रेटेड तात्पर्य हुआ कि इस अवस्था में आते आते बालक में संरक्षण का सिद्धांत विकसित हो जाते हैं कि वस्तुओं को संरक्षित रूप में लेने लगते हैं। उसी वस्तु को अपने विचारों से, अपने आइडियों से, अपने गतिविधियों के माध्यम से उसको बड़े आसानी से और सहज भाव में सीख जाते हैं, जान लेते हैं कि ये वस्तु कंजर्व है, इसका आकार, जब प्लेस चेंज करने पर परिवर्तन नहीं होगा। बड़े से बड़े समूहों में भी वस्तुओं को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे प्री ओपन स्टेज में क्या था, 6 से 7, जैसे 1 से 2 3 4 नंबर तक काउंटिंग होती थी तो बच्चा बता लेता था। लेकिन जब 8 से 9 लोगों का ग्रुप हो जाता था तो उसको कौन सा ग्रुप बड़ा है, कौन सा ग्रुप छोटा है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस अवस्था में ऐसा नहीं है, बालक को चीज़ें सीख ले जाएगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव के बेस पे। आइडिया आया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे में ये धारणाएं बन जाती हैं, ये धारणाएं जो हम आपसे कंजर्वेशन, संरक्षण की बात करते हैं, धीरे धीरे वस्तुओं को कैसे रखा जाए, किस सीक्वेंस में रखा जाए, किस बेस पे वितरित किया, आधारित किया जाए, किस सीक्वेंस में अरेंज किया जाए, ये सब समझ बच्चों में हो जाती है। यह संज्ञानात्मक स्तर पर आगे बढ़ने के साथ तैयार होता रहता है। इस उम्र में यह भी समझ लेता है कि चीज़ों के समूह में, ये छोटे छोटे उपसमूहों में बांट दिया जाए, किसी भी वस्तुओं को छोटे छोटे उपसमूहों में बांट दिया जाए तो संख्या की मात्रा संरक्षित रहती है। पियाजे ने बताया कि वस्तुओं का संरक्षण, जो हम आप लोगों को भी डिस्कस किए, संरक्षण की अंडरस्टैंडिंग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचने के बाद ही हो कर पाता है। वस्तुओं का संरक्षण बच्चा जब मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में पहुंच जाता है तो कर ले जाता है। कर ले जाने का मतलब अब वही छोटा बच्चा, ये बड़े गिलास में जल 1 लीटर जल है और इस ग्लास में पार्ट में भी उतना जल है, 1 लीटर है, तो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा, नहीं दोनों सेम है। अब ये नहीं कहेगा कि ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक, ये चीज़ें बच्चे में संरक्षित हो जाएंगी इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते। आगे देखते हैं। पियाजे ने बताया कि मूल संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों को पहुँचते पहुँचते से वस्तुओं को संरक्षण की प्रक्रिया, विचार, क्रमवार करना, याद रखना, कदम पर कदम उलट कर देखना संरक्षण के लिए आवश्यक है। ये संरक्षण के फैक्ट्स हैं, इन सब वस्तुओं को बच्चा सीख जाता है, समझ लेता है। एग्जाम्पल के लिए वही गिलास वाला एग्जाम्पल जो भी समझाया आपने, एक चौड़ा गिलास में पानी रख कर गिलास के डालने पर बढ़ नहीं जाता। बच्चा समझ जाता है कि बच्चे को पानी अभी की स्थिति में नज़र करते हुए बाद में पानी कहाँ तक पहुँचा, कुछ उसी प्रकार से अनुमान लगा लेता है कि चौड़े पात्र में भी गिलास में पानी उसके तल में रहता है। इसका मतलब उसका आकार चेंज होने पर उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। इन सब वस्तुओं के बारे में बच्चे की समझ हो जाती। 6 से 7 उम्र तक के बच्चों में वस्तुओं के 2 समूहों में गिनकर उनका तुलना कर सकते हैं। 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज खत्म हो रहा है, कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज आ रहा है, उस स्टेज के बच्चे 2 समूहों को गिनकर तुलना कर सकते हैं। वे चीज़ों को जोड़ने घटाने जैसे मुश्किल काम भी कर सकते हैं। यह संक्रियात्मक उनकी सोच का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, लेकिन अभी भी वे अमूर्त स्तर पर सोच नहीं सकते। अमूर्त स्तर पर चिंतन मतलब कि जो चीज़ें उनको दिखाई न दे उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, उसका चिंतन बच्चे नहीं कर सकते। 7 से 10 साल के बच्चे में मुख्य रूप से चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं। वे संरक्षण और गणित के अन्य मूल अवधारणाओं को सहज रूप में समझ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के पोस्ट में चलते हैं, लास्ट स्टेज में चलते हैं, बढ़ते हैं, इसका मतलब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 11 तक पहुँचते हैं, उस स्थिति तक, उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चों में
वस्तुओं के संरक्षण व अन्य मूल अवधारणाओं को बड़े सहज भाव में सीख जाते हैं, लेकिन यह समझ मूल संक्रियाओं पर ही आधारित होती है। इसलिए जीन पियाजे ने इसे मूल संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। अब ये जान जाइए कि इस अवस्था को मूल संक्रियात्मक अवस्था क्यों कहते हैं। वस्तुओं को संरक्षण, पहली बात, अमूर्त चिंतन बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन वस्तुओं को संरक्षण गणित के अन्य अवधारणाओं को सहज रूप में सीख लेते हैं। लेकिन ये जो सीखते हैं ये एक मूर्त क्रिया होती है। मूर्त क्रिया मतलब जो दिख रही है, ये मूर्त क्रिया होने के नाते इस अवस्था को जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया। आगे देखते हैं। अगर इस अवस्था में बच्चों को जोड़ने का सवाल दिया जाए तो वो समूहों के चीज़ों को गिनकर जोड़ना पसंद करते हैं, न कि संख्याओं को। इस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन दिया जाए तो इस प्रकार से ऐड करेंगे। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रतीकात्मक संख्याओं के मुकाबले अपने सहज और ठोस अनुभव को ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो किसी सिंबल पे विश्वास नहीं करते, मतलब कि प्रतीकात्मक रूप से संख्याओं को नहीं समझते। उन्होंने जो ठोस अनुभव प्राप्त किया है। अब काउंटिंग से ऐड करने की बात है, सब्ट्रैक्शन की बात है। उन्होंने सहज भाव में क्या अमूर्त चिंतन किया हुआ है, क्या ठोस अनुभव किया है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है अंगुली की हेल्प से। इसे यही ऐड करने की बात रही होती, ये एडिशन रहा होता। अब बच्चा क्या करता, 6 लाइन, 1 लाइन और देन उसके बाद 6 लाइन। अब बच्चा सभी लाइन को ऐड कर लेता, 7 लाइन आ गया। अब 3 लाइन, ऐसे 1 लाइन, 4 लाइन, इस प्रकार से 47 बच्चा कर लेता। लेकिन अब जैसे संख्या को डायरेक्ट 47, 3478 और 348 ऐसे करने में उसको कठिनाई होगी, ऐसा नहीं करेगा। उस पर भरोसा उस पर कम रहता है, क्योंकि संख्याओं के प्रतीक है। बच्चे को उस पर ज़्यादा भरोसा रहता है जो प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। प्रत्यक्ष अनुभव उंगली की मेथड से, 1 उंगली के बाद 6 उंगली, 3 उंगली के बाद 1 उंगली, इस प्रकार से उन्होंने जो अनुभव किया उससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की क्रियाएं कर लेगा। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में भी वही है। ठीक, आगे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो एग्जाम्पल हम कट किए समझाते हैं। बच्चे ने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, 13 और 16, 25 सब्ट्रैक्ट किया 43 में, देखा 37 था ना। बच्चे से पूछा गया कि उसने कैसे किया। उन्होंने बड़े अच्छे समझाया कि 6 में से 1 को निकाल दिया, 5 आ गया, और बचे 3 में से 1 निकाल दिया, 2 आ गया। जब पूछने पर जवाब सही था, उन्होंने कहा उसे मालूम नहीं है। भाई कन्फ्यूजन भी होता है। देखिए जब इस प्रकार से सॉल्व किया, देखिए बच्चे ने इस प्रकार से इसको कैसे सॉल्व किया है। बच्चे ने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया है, देखिए समझिए थोड़ा। 31 और ये करी तो सीखा नहीं था। उन्होंने कहा 6 में से 1 घटा दिया, 5 हो गया, 3 में से 2 घटा दिया, 1 आ गया। इस प्रकार से जब बच्चे से पूछा गया उसने कैसे सॉल्व किया, तो उन्होंने समझाया कि 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ गया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ गया। यह पूछने पर क्या यह क्वेश्चन आपने जो लगाया सही है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, हमने लगाने का प्रयास किया। अब बच्चे को नहीं पता है कि उन्होंने सही लगाया है, लेकिन जब उसे कहा गया कि वह अपने तरीके से 31 में 16 घटाए तो उसने सही जवाब निकाला 15। इस प्रकार से दिया गया, कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन जब उसको अपने स्वभाव से कहा गया आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा घटाइए, तो उन्होंने सही घटाया। उसने यह भी बताया कि उसने इस सवाल को अलग तरीके से हल किया। कैसे? 8 साल का बच्चा अमित का सवाल 45 डिवाइड बाई 13 नहीं कर सका, लेकिन अब जैसे हमने कहा कि अमित आप 45 में 3 का डिवीजन दीजिए, नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये कहा जाए कि यही 45 मिठाई को 3 लोगों में बराबर बांटना है, तो आप बताएंगे कैसे लगाएंगे। बच्चे ने जोड़ने की टैली लाइन लगा करके लाइन मेथड से पहले 1 को दिया, फिर उसको लिया, फिर इसको दिया, 3 हो गया, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, फिर 7वां, 8वां, 9वां, इस प्रकार से अलग अलग समूह बना करके टैली चिन्ह बना करके 45 तक सब्ट्रैक्ट करके बताया कि नहीं 15 सबको देना है।
इस प्रकार से औपचारिक तरीकों से सीखने के अक्सर ऐसे बच्चों में दिक्कत होती है। इस अवस्था के बच्चों के लिए औपचारिक तरीके अमूर्त होते हैं। उनकी अमूर्तताओं एवं विचारों के क्रम को याद रख पाने की क्षमताओं के हिसाब से ही ज़्यादा अमूर्त होते हैं। अगर सवालों को बच्चों के जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव के सरल तरीक़ों से जोड़ दिया जाए तो वे सहज रूप में समझ पाते हैं, उनको अपने उन तरीक़ों को हल कर लेते हैं जो सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब कि आप इस स्तर के बच्चों को जो भी प्रश्न सरल कराएंगे, जो भी प्रत्यक्ष बात करेंगे, ऐसा भी एग्जाम्पल देंगे कि जो उनके प्रत्यक्ष रिलेशन हो, प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित हो, प्रत्यक्ष जीवन के अनुभव का उपयोग कर सकें। ठीक, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल थोड़ा हम प्राथमिक विद्यालयों के बारे में समझ देते हैं। कई शोधकर्ता प्राइमरी स्कूल की शुरुआत में औपचारिक अंकगणित के रूप में बच्चों को मुश्किलों का एक और कारण बताते हैं कि जो प्रारंभिक स्टेज के बच्चे होते हैं अंकगणित में थोड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण है कि औपचारिक अंकगणित में भाग को छोड़कर सभी क्रियाएं दाएं से बाईं ओर चलती हैं, जबकि संख्याएं पढ़ना तो हिंदी या अंग्रेजी जैसे बाएं से दाएं की ओर पढ़ी जाती है। संख्या पढ़ने से तो पहले दाएं से आना होता है, फिर बाएं से उसे समझते हुए पढ़ना होता है। इसी वजह से प्राइमरी स्कूल के कई बच्चे संक्रियाओं में बाएं से दाएं और संख्याओं को नहीं पढ़ पाते। इसलिए आवश्यक है बच्चों को अंकगणित सीखने के साथ साथ अभ्यास हो किसी संख्या चिन्ह का सही जगह क्या है। ये रिसर्चर्स हैं, कुछ शोधकर्ता हैं, उन्होंने शोध प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंकगणित पे किया। उन्होंने बताया कि जो भाषा होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश होता है, बच्चों लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, लेकिन जो काउंटिंग आती है, नंबर्स आते हैं 1 10 100 1000 रिवर्स ऑर्डर में। इसका मतलब ये राइट से लेफ्ट चलता है। इसी कारण बच्चे गिनती में असहज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया कि दूर करने के लिए, इस कमी को हटाने के लिए बच्चे को अभ्यास कराना जाना चाहिए। अंकगणित को सीखने के साथ साथ बच्चे को कोई भी नई चीज़ें सिखाई जाएं तो उसका अभ्यास ज़रूरी है, उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। किसी संख्या को चिन्ह क्या है, उसको किस जगह पे रखा जाए, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान की भी समझ बच्चे को बतानी चाहिए। विकास की अंतिम अवस्था जिसे हम औपचारिक स्टेज, फॉर्मल स्टेज की बात बोलते हैं, फॉर्मल प्रश्न स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट वाला, इसमें विकास की अंतिम अवस्था में यानी 11 से 14 वर्ष, 11 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। इस अवस्था में बच्चे औपचारिक संक्रियाओं को लागू कर जाते हैं। औपचारिक मतलब जो केवल फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। अब वे वस्तुओं को उनकी मात्रा को दिखाने के लिए प्रतीक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें परिकल्पनात्मक कथन को समझने, उनको इस्तेमाल करने तथा उनमें तर्क संगत संबंधों को खोजने की योग्यता आ जाती है। इस अवस्था तक जाते जाते काफ़ी हद तक बच्चों में गणितीय समझ के विकास हो जा रहता है। इस अवस्था में बच्चे बीजगणितीय समीकरण, अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शनल रेशियो, चर आदि अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाने की क्षमता काफ़ी कुछ हद तक विकसित हो जाती है। इसका मतलब इस स्टेज तक जाते जाते बच्चों में बीजगणितीय समीकरण, समानुपात, चर, प्रोपोर्शनल रेशियोज, इन सब के कंसेप्ट्स, अवधारणाओं को बड़े सहज भाव में इसकी क्षमता विकसित हो जाती है वो समझ सकें। यह विकास कितना हुआ है इन बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि उसको औपचारिक संक्रियात्मक सोच कितना विकसित हो पाया। इस अवस्था में ये भी डिपेंड करता है बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक सोच कितना विकसित हुआ है। इन सब बातों से भी लमसम बच्चों के विकास को देखा जा सकता है, आंका जा सकता। प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा गणितीय अवधारणाओं को सीखने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि आमतौर पर उन्हें उन अवधारणाओं के अमूर्त अर्थात मूर्त उदाहरण नहीं दिए जाते। प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्तर पर बच्चों को गणित सिखाने की जो पद्धति आजकल अपनाई जाती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए ज़्यादा सही है, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए नहीं सफल है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए गणित की अवधारणाओं को सीखने
और गणित में कुशलता हासिल करने के लिए बच्चों को ठोस एवं अर्थपूर्ण अनुभव देना जरूरी होता है। अर्थात बच्चों को जो भी सिखाएं उनके प्रत्यक्ष अनुभव और ठोस वस्तुओं से रिलेट करके सिखाया जाए तो सीखना सहज होगा, प्रभावकारी होगा और सहज रूप में बच्चे सीख भी लेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों के बौद्धिक विकास के क्रम में हम लोगों ने देखा, संज्ञानात्मक विकास की बात थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि इस भाग में हम लोगों ने समझा कि बच्चे के उम्र के हिसाब से विकास के अलग अलग अवस्थाओं में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 9 साल की बच्ची किन्हीं पहलुओं से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की क्षमता नहीं पहुंच सकती या नहीं कर सकती। 6 साल का कोई बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्षमता नहीं दिखा सकता। यह अवस्थाएं बच्चों को इनमें रखना मोटी समझ पर आधारित है। ऐसा नहीं हर बच्चा हर पहलुओं को, हर विचार को अपने आधार पर ठीक बैठे। ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने अवस्था पहुंचा इसी अवस्था में बच्चों को बाँध दिया जाए। इस अवस्था का बालक है तो ऐसा नहीं कर पाएगा, इस अवस्था का बालक है ऐसा नहीं कर पाएगा, इसको ये नहीं सिखाया जाए, ऐसा नहीं है। ये मोटा एक समझ है कि इस अवस्था में ऐसे ऐसे होते हैं, ये सब कमियां आती हैं, उनके बेस पे शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि सभी बच्चे मोटे तौर पर विकास की अवस्थाओं में से एक ही क्रम से गुजरते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया और गति बच्चों के लिए अलग अलग होती है। भाई सही बात, व्यक्तिगत भिन्नता होता है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति और उनकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। यह फर्क बच्चों के व्यक्तिगत गुणों, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि बौद्धिक क्षमता, उनका रवैया फर्क में आज सामने आता है। अलग अलग अनुभव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की क्षमता के विकास पर भी असर पड़ता है। आम बात यह है कि यदि कोई फेरी वाला 6 से 7 साल का बच्चा जल्दी से 3-4 चीज़ों के दाम जोड़ लेता है, गांव की लड़कियों में अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण, कई गणितीय अवधारणाओं की समझ जल्दी बनता है क्योंकि काम करते के समय अनुभव होता है। इस बात का इतनी ही उम्र में शहरी वर्ग के बच्चों या गांव के बच्चों पर लागू नहीं होता। सही बात है, जैसे गांव में प्रत्यक्ष अनुभव फेरी वाला बच्चा है जो फेरी के साथ चलता है, 6 साल की कम उम्र का है, उस संख्याओं को आसानी से ऐड कर लेगा। दुकान पे जो बैठने वाला दुकानदार का बच्चा है, आर्थिक परिवेश की बात बोल रही है, उसमें द्रव्यान की समझ ज़्यादा आ जाएगी। शहर का बच्चा है तो उसमें ये सब समझ है शायद ना आ पाए, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव ज़्यादा मिलेगा। ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस है, इस पे ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन सब अवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए और बच्चों की कठिनाई को भी हम सहज भाव में समझ सकें। सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के अलावा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो बच्चों के व्यवहार और क्षमताओं में विविधता होती है। यह बात उन तरीकों पर अक्सर झलकती है जो बच्चे नई अवधारणाओं को समझने के लिए अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जोड़ सीखते वक्त शुरू में बच्चे सभी गिनने के और कुछ बच्चे पहले से गिनने में तरीका अपनाते हैं। सही बात, जोड़ सिखाने से पहले कुछ बच्चे उसी दिन गिनना सीखते हैं, कुछ बच्चे उससे पहले भी गिनने आता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही वे अधिक दक्ष तरीके का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। ज़्यादा बच्चे बड़े व अनुभवी बच्चों में से कुछ 5-5 समूह बनाकर, कुछ 3-3 या कुछ 10-10 समूह बनाकर वस्तुओं को गिनने लगते हैं, ऐड करने लगते हैं। इस प्रकार से गणित के क्षेत्र में भी आप बच्चों को एक दर एक अवस्थाओं के रूप में, एक दर एक समझ के रूप में भी बच्चों को समझा सकते हैं, रख सकते हैं। इन अवस्थाओं को पर भी आपने ये समझ सकते हैं कि इस अवस्थाओं के बच्चों में हम कैसी समझ पैदा करें, किस हिसाब से शिक्षण कार्य करें कि ज़्यादा प्रभावी और आकर्षक हो। उनकी व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का भी इम्पॉर्टेंस हम रखें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास। हम अपने क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। आज हमने संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, गणित की संक्रियात्मक अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन किया, समझ के बारे में। यही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम लोग प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के
उद्देश्य में देखेंगे एनसीएफ की क्या गाइडलाइन है, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।